हाय फ्रेंड्स, देखिए ये छठी कक्षा का यह पांचवा पाठ्यघटक है और इसका नाम है हंसते हंसते जीना। देखिए ये जो निबंधकार है शर्मा जी, विजय विजय शर्मा। अब इस ये जो निबंधकार है हमारे, यह पाठ्यघटक एक निबंध होने की वजह से यह निबंधकार हमें बताते हैं कि दोस्तों हंसते हंसते जीना, जीवन जी लो लेकिन हंसते हुए। कोई भी संकट आ जाए, कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, उस परेशानियों का डटकर सामना करते हुए भी आप आपके चेहरे को मुरझाए मत, बल्कि उस पर हंसी रहने दीजिए। बहुत सुकून सा ऐसा चेहरा, हंसी वाला और आनंदमय ऐसा चेहरा दिखना चाहिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को आपको देखकर आनंद हो जाए। और इतना ही नहीं, बल्कि जब सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में आनंद के साथ में रहेगा तो फिर आप भी और भी आनंद के साथ में रहेंगे, और जिसकी वजह से आपके दिल में जो दुख है, जो टीस है, जो पीड़ा है, वो पीड़ा आप भूल जाएंगे। क्योंकि जीवन में दुख आते ही रहते हैं और सुख भी आते रहते हैं। जिस प्रकार सुबह और शाम होती है, तो ऐसे ही जीवन का भी है, सुख और दुख आते ही रहते हैं। इसलिए डरना मत, हंसते हंसते जीना। तो हमें इस पाठ्यघटक के आधार पर हमें कुछ ऐसे जीवन जीने के बोध ऐसे लेने हैं। लेकिन इस आपका यह पाठ्यघटक इतना एक महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इस पाठ्यघटक को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि जो उदाहरण आपको जीवन में उठ खड़े रहने के लिए प्रेरणादायक है, आप में एक शक्ति निर्माण करने वाले हैं। तो देखिए इस पाठ्यघटक को हम पढ़ेंगे तब आप और समझ जाएंगे कि इसमें और क्या है। ठीक है, ये आपका पाठ्यघटक रहा हंसते हंसते जीना। पाठ्यघटक 5वें नंबर का है और पाठ्यघटक इस प्रकार है, मैं आप इसे पढ़ रहा हूँ, आप समझ लीजिए और जो भी कठिन शब्द है उसका भी अर्थ समझाएंगे। देखिए, एक साहब फिलासफर होना चाहते थे, और लेकिन उनकी कठिनाई यह थी कि उन्हें हंसी आ जाती थी, और ऐसा फिलासफर या विद्वान भगवान हमें किसी को भी ना बनाए। तो लेखक कहते हैं कि जब फिलासफर व्यक्ति है ना, फिलॉसफी वाला, तो फिलॉसफी यानी कि तत्वज्ञान वाला व्यक्ति है, तो वो बार बार बीच बीच में तत्वज्ञान बताते समय हंसते रहेगा, तो ये ठीक नहीं है ना। जब हर एक हंसी अपने अलग अलग काम के समय अलग प्रकार की होती है। जैसे कि कुछ शिक्षा या फिर कुछ पढ़ाते समय जब टीचर हंसता है तो सामने वाले भी बच्चे हंसेंगे, या फिर उनको कुछ अलग सा साबित करेंगे कि ये बीच बीच में क्यों हंसते हैं। तो हंसने का मतलब ऐसा नहीं लेना है कि किसी भी समय आप हंस लेंगे, गलत। तो जहाँ पर आपको विनोद करना है, जहाँ पर आपको कोई ऐसा किस्सा बताना है, तो उस किस्सों के माध्यम से, उस विनोद के माध्यम से आप सामने वाले को हंसा सकते हैं और आप भी हंस सकते हैं। ये बात आम है। लेकिन किसी भी छोटे छोटे कार्य करते समय ही हु करना, ये वाली हंसी, ऐसा जीना नहीं सिखाया यहाँ पर। देखिए, तो कभी कहते ये निबंधकार कहते हैं कि फिलासफर व्यक्ति ने बार बार हंसते रहना, मतलब ये ठीक नहीं है। अब आगे लिखते हैं वे कि किसी ने पूछा कि स्टालिन में और गांधी जी में क्या अंतर है। तो वे लिखते हैं कि स्टालिन तानाशाह है, लाखों करोड़ों से डंडे के बल पर अपनी बात मनवा सकता है, लेकिन गांधी जी कौन कम है, उनकी बात भी करोड़ों लोग मानते हैं, और कितने ऐसे माई के लाल हैं जो उन्हें टाले जाएं। फिर क्या अंतर है गांधी जी और स्टालिन में? हाँ, यह अंतर है कि स्टालिन क्या करता था, बहुत एक नियमवादी व्यक्ति था, वो सबको पता है। वह एक कठोर व्यक्ति था, वो सबको पता है। लेकिन कठोरता का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को अपनी बात मनाने के लिए उस पर डंडा उठाएं या फिर किसी हथियार का उपयोग करके उस पर एक हमारी बात को उस पर ज़बरदस्ती से लगवाएं, वो गलत है। तो यह स्टालिन का काम था। इसलिए स्टालिन के भी बहुत सारे लोग गुलाम हुए थे, या फिर हम कहेंगे कि उसके फैन भी हुए थे। तो फैन का मतलब गुलाम नहीं होता, फैन का मतलब वो कि चाहने वाले होते हैं। लेकिन स्टालिन, बात दूसरे लोगों को लगता था कि स्टालिन के चाहने वाले इतने हैं, इसका मतलब स्टालिन कुछ अलग ही चीज़ है, तो गलत। स्टालिन डंडे के
बल पर या अपने इस एक अहंकार के कारण अपनी बात को मनवाने के लिए कठोर पूर्वक लोगों को अपना बनाने के लिए जबरदस्ती करता था, इसलिए इतने लोग उसके चाहने वाले थे। तो वो चाहने वाले नहीं कहेंगे हम, तो उसे कहते हैं कि वे उनकी तो गुलाम ही हो गए। लेकिन गांधी जी का ऐसा नहीं था। तो गांधी जी बहुत मृदु व्यक्ति थे, मर्मस्पर्शी व्यक्ति थे। उनका एक शब्द सुनने के लोग तरसते थे। तो ये सच्ची, जब गांधी जी जब बात करने के लिए खड़े हो उठते थे, तब मात्र बहुत सारे लोग वहाँ जमा हो जाते थे। तो हम कहेंगे कि उसे कहते हैं फैन होना, उसे कहते हैं कि किसी को चाहना, ऐसा होता है फैन या फिर चाहना। ठीक है। तो गांधी जी और स्टालिन में यही अंतर है कि गांधी जी मृदु व्यक्ति थे और स्टालिन कठोर व्यक्ति थे। समझ में आई दोनों की अंदर की बात, बीच की बात, उनका जो यह है। तो दोस्तों, यह अभी जो हमने बताया था कि स्टालिन और गांधी जी के अंतर के बारे में, यह थी गांधी जी और स्टालिन की तुलना। तो देखो आगे पढ़ेंगे कि यह कि गांधी जी हंस सकते थे और स्वयं की गलतियों को, उनकी कमियों को लोगों के सामने मुक्त रूप में हंसी के साथ सबको बताते थे, और स्टालिन मात्र इस बात की आशा स्टालिन से नहीं की जा सकती थी। इन दोनों में दूसरा भी अंतर और क्या है कि गांधी जी अपने गलतियों को लोगों के सामने रखते थे, अपने गलतियों पर हंसते थे, ठीक है मेरी गलती हुई, और ऐसे स्माइल देकर कि मेरी यह गलती हुई, तो अपनी गलतियों को हंसते थे। लेकिन स्टालिन अपनी गलतियों पर हंसता नहीं था, जबकि स्टालिन से यह आशा भी नहीं की जाती थी कि स्टालिन हंसते होंगे। तो ये दोनों में अंतर है। आगे हम पढ़ते हैं कि जो हंस सकता है, देखो अब यहाँ पर निबंधकार क्या कहते हैं, जो हंस सकता है वह मित्र बनाने के योग्य है और उसका विश्वास किया जा सकता है। जो हंस नहीं सकता वह दुखी है और वह खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि शायद वह दूसरों को दुखी देखना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर निबंधकार कहते हैं कि जो व्यक्ति हंस सकता है वह सामने वालों को भी रिझा सकता है और उसका मित्र भी बन सकता है और सामने वालों को भी अपना मित्र बना सकता है। लेकिन जो हंस नहीं सकता, जो कभी भी जिंदगी में हंसता नहीं, जबकि बहुत ही कठोर रहते हैं, ऐसे लोग हमेशा अंदर से बहुत दुखी होते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि सामने वालों को भी दुखी बनाने की कोशिश में होते हैं। ये उन दोनों में अंतर है। और भी पढ़ेंगे। हंसना एक नियामत है, हंसना एक स्वाभाविक है। नियामत का मतलब होता है स्वाभाविक, हंसना एक नियामत है, हंसना एक प्राकृतिक है ना, प्रकृति है। हर प्राकृतिक का मतलब यहाँ पर लेना है कि स्वभाव है। हंसना हर एक व्यक्ति का स्वभाव है, हर एक व्यक्ति हंस सकता है और हंसता भी है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, ये स्वाभाविक है और यह नियामक है। और नियामत मतलब प्रकृति, और जो इस नियामत से वंचित है, जो इस स्वाभाविक से वंचित है, जो इस स्वभाव, हंसने वाले स्वभाव से वंचित है, यानी कि दूर है, अलग है, बिखरा हुआ है, बहुत ही दूर है, तो वह दया का पात्र हो सकता है। क्यों दया का पात्र हो सकता है? जो व्यक्ति हंस सकता है वह लोगों को अपना मित्र बनाता है, लेकिन जो व्यक्ति हंस नहीं सकता, जो हंसता भी नहीं, ऐसा किसी का मित्र भी नहीं बन सकता। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसके मन में बहुत सारे दुख अटके हुए होते हैं। इसलिए निबंधकार कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो नहीं हंसता वह दया का पात्र होता है, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे दुख होते हैं और वो उस पर दया उमड़ आती है। ऐसा निबंधकार कहते हैं। समाज में बहुत सा खून खराबा, झगड़ा टंटा इसलिए होता है क्योंकि हम में अक्सर हास्य प्रियता और हास्य की क्षमता की कमी होती है। निबंधकार कहते हैं कि समाज में बहुत सारा झगड़ा टंटा दिखाई देता है, या फिर अक्सर हम देखते हैं कि यह झगड़ा टंटा या खून खराबा किसके कारण होता है कि कोई बात हास्य पर ना लेने की वजह से, यानी कि हास्य प्रियता इस समाज में ऐसे लोगों में जो झगड़े करते हैं, जो खून खराबा करते हैं, ऐसे लोगों के गुणों में हास्य प्रियता कम होती है। तो निबंधकार हमें बताते हैं कि जिन व्यक्ति के जीवन में, जो व्यक्ति अपने जीवन में गुणों के अंदर हास्य का गुण नहीं रखता या उसको निर्माण नहीं करता, उसको उत्पन्न नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा किसी दूसरे वालों के साथ में उसकी बतंगड़ होती है, झगड़ा होता है, खून खराबा हो सकता है। तो
तो खून खराबे वाले, झगड़े वाले व्यक्ति हमेशा हंसने से दूर रहते हैं, हास्य प्रिय नहीं होते, इसीलिए उनमें ऐसे झगड़े दिखाई देते हैं। तो हंसी की क्षमता की कमी होती है, इसलिए ऐसा होता है। और जहाँ खुलकर हंसने की ज़रूरत होती है, हम भ्रुकुटी तान कर, डंडा लेकर पील पड़ते हैं और छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। जहाँ पर हंसने की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम हंसते नहीं, जबकि हम तुरंत कठोर बनते हैं और भ्रुकुटियाँ तानना, यानी कि जैसे कि ये है भ्रुकुटी, उसको हम भुवई कहते हैं मराठी में। तो भ्रुकुटी तानना यानी कि ऐसा क्रोध आ जाना, है ना, ऐसे नज़दीक करते हैं ना तो क्रोध आ जाता है, तो क्रोध वाला भाव मुद्रा हमें दिखाई देता है। तो भ्रुकुटी तानते हैं यानी कि क्रोध ऐसा मन चेहरे पर दिखाई देता है। किसी ने हंसने की बात पर, ये वाला व्यक्ति जब हंसता नहीं तब उसके भ्रुकुटी पर ऐसा क्रोध दिखाई देता है, चेहरे पर ऐसा क्रोध दिखाई देता है, अर्थात भ्रुकुटी तानता है और तुरंत डंडा हाथ में लेकर झगड़े के लिए राजी हो जाता है। तो निबंधकार कहते हैं कि जो व्यक्ति हंसता नहीं वो तुरंत झगड़े के लिए राजी होता है या फिर झगड़े करता है। और छोटे छोटे बात पर, अब ये झगड़े क्यों किए उसने, या फिर झगड़े करने की इच्छा क्यों हुई, उसको गुस्सा क्यों आया, उसकी भ्रुकुटियाँ उसने क्यों तानी होगी, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे सम्मान चाहिए था वहाँ पे, मुझे मान देना चाहिए था वहाँ पे, सामने वाले ने हंसना नहीं चाहिए था। लेकिन निबंधकार कहते हैं कि छोटी छोटी बातों को इतना मन पर ना लिया करें, आप छोटी छोटी बातों को लेकर हंसा करें। सामने वाला हंसता है तो आप भी थोड़ी सी स्माइल दीजिएगा, ताकि वह जो समय है, वह जो परिस्थिति है ठीक से गुजर जाएगी और फिर बाद में उस पर छोटी छोटी बातों के लिए एक झगड़ा होने की एक कोई बात ही नहीं रहेगी। आगे लिखते हैं कवि, निबंधकार लिखते हैं कि यह मूर्खता नहीं तो और क्या है, बच्चों के झगड़ों में बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। देखिए, बच्चों के झगड़े में बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको समझाऊंगा बाद में, पहले हम पढ़ेंगे। बच्चों के झगड़ों में बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, जबकि बच्चे थोड़ी देर बाद ही फिर हंसी खेल में लगकर झगड़ा भूल जाते हैं। उधर उनके अग्रज मात्र समझदार समझे जाने वाले बड़े लोग हैं, जो सालों छोटी छोटी बातों को पालते पोसते हैं और चेहरों को थोबड़ों की तरह लटकाए हुए रहते हैं। मामूली मामलों के अंडों को जतन से सेकर झगड़े टंटों के जूझे पैदा करते हैं। अब देखिएगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पद है, 4 लाइन्स हैं, वो 4 लाइन्स ऐसे बताती है कि दोस्तों, जब भी बच्चों में झगड़ा होता है, बच्चों में आप देखते होंगे कि आपके गली मोहल्ले में कभी 2 अलग अलग नेबरहुड वाले जो बच्चे हैं, है ना, या फिर गली में खेलते खेलते दोनों में झगड़ा हुआ। नेबरहुड का मतलब अपने अड़ोस पड़ोस के, है ना, पड़ोसी कहते हैं उसे। तो पड़ोसी 2 बच्चों में झगड़ा हुआ खेलते खेलते, तो उनके माता पिता और इनके माता पिता बीच में आ जाते हैं और उन दोनों में झगड़े होते हैं। तो लेखक का कहना है कि बच्चों के झगड़ों में आप क्यों पड़ते हो, और बच्चे झगड़ते हैं, फिर कुछ समय के बाद फिर से एक हो जाते हैं और फिर खेलने लगते हैं। लेकिन ये बड़े मात्र इन बच्चों के झगड़ों में अंदर मतलब इन बच्चों के झगड़े में या फिर झमेलों में आ जाते हैं, और बड़े बड़े लोग एक दूसरे के साथ में गाली गलौज करते हैं, झगड़े हो जाते हैं, और सालों भर तक, यानी कि सालों साल तक अपने मन में उस व्यक्ति के बातों का जख्म लगाए रखते हैं। तो निबंधकार कहते हैं कि ये गलत बात है। बच्चों के झगड़ों को इतना मन पे ना लीजिए, क्योंकि झगड़े बच्चों में होते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं। और बड़े लोग झगड़े नहीं करते, बड़े लोग तो समझदार होते हैं, बातों में झगड़े ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये बच्चों का झगड़ा हंसी को लेकर, ये हास्य प्रियता में से लेकर उन झगड़ों को सुलझाना जरूरी है, बल्कि उनके झगड़ों को लेकर इन बड़ों ने झगड़ना नहीं चाहिए। देखिएगा, बहुत सुंदर ये जो पाठ है, हमें बहुत सारा बोध, एक कुछ ऐसा मॉरल या फिर कुछ ऐसा सीखने के लिए हमें कुछ देकर जाता है। देखो आगे कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जल्दी में किसी से टकरा गया और जल्दी थी इसलिए ज़्यादा बात का समय नहीं था। वह बोला, महाशय यदि इसमें मेरी गलती थी तो कृपया मुझे क्षमा करें, और आप गलती पर थे तो चिंता ना करें, आगे बढ़िए।
एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति रास्ते से चले जा रहा था और सामने वाला व्यक्ति जो है उसको उसका धक्का लग गया। यह व्यक्ति का धक्का दूसरे व्यक्ति को लगा ऐसे रास्ते से चलते समय, और यह वाला व्यक्ति ने इस वाले व्यक्ति को धक्का लगने पर क्षमा मांगी और कहा कि महाशय, इसमें मेरी गलती थी तो कृपया मुझे क्षमा करें, इसमें मेरी गलती थी तो कृपया मुझे क्षमा करें, और यदि आप गलती पर है या फिर आप गलती पर थे तो चिंता ना करें, चले जाइए। कितना सुंदर वक्तव्य था इस व्यक्ति का, कितना अच्छे विचार थे इस व्यक्ति के। लेकिन आप अक्सर देखते हैं कि समाज में ऐसा नहीं होता। हम जब भी कहीं रास्ते से चलते हैं और किसी को धक्का लगता है तो देखो सामने वाला गाली गलौज पर उतराता है, जब ये गाली गलौज पर उतराता है तो ये वाला भी गाली गलौज पर उतराता है या फिर झगड़े कर लेता है। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करना क्या मुनासिब है, क्या ठीक है? क्या समाज में अपने मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती इससे? हाँ पहुंचती है, जरूर पहुंचती है। समझदारी जो है, ये समझदारी की धज्जियाँ उड़ जाती है। समाज में लोग कहते हैं कि ये बावला हो चुका है, इतना पढ़ा लिखा है और छोटी बात को लेकर इतना बतंगड़ बना लिया है ना। तो ऐसा होता है। तो निबंधकार कहते हैं कि इस बात पर इन्होंने अच्छे बात में सामने वाले के साथ में अच्छी बात की होती, या फिर हास्य के साथ में अरे सॉरी है मेरा धक्का लग गया, इस प्रकार से हंसते हुए समझो उन्होंने कहा होता तो ये झगड़े नहीं होते थे। ऐसा लेखक का कहना है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हंसते हंसते जियो। देखिए कितना अनुकरणीय उदाहरण है, लेकिन खेद है कि हम में से बहुत कम लोग इस उदाहरण को इसको अपनाते हैं। कौन से? ये वाला जो उदाहरण है कि अच्छे शब्दों में बात करो, झगड़ा नहीं होगा। तो यही नहीं, जो हंस सकते हैं वह पराजय में भी हास्य की सृष्टि कर लेते हैं, और इस तरह पराजय भी जीत में बदल जाती है। इसके विपरीत हर चीज़ में बारीकी से मान पान की बात विचार करने वाले व्यक्ति हर समय उद्विग्न रहते हैं, चिड़चिड़ापन उसमें रहता है। देखिएगा कितना सुंदर विचार है यहाँ पर लेखक के। लेखक कहते हैं कि जो लोग हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर अपने स्माइल देते रहते हैं, हंसते रहते हैं या फिर हंसते हुए बातें करते हैं, तो ऐसे लोग जीवन में जो भी संकट आता है, जो भी परेशानी होती है, जो भी कोई भी समस्या आती है जीवन में, तो ऐसे समस्याओं को हंसते हुए वे पार कर लेते हैं। उनको ज़्यादा कठिनाई नहीं होती और जल्द ही वे अपने जीवन में सुख जो है वह पा सकते हैं। ऐसे लोग जो हंसते हैं या फिर हंसते हुए जीते हैं। लेकिन लेखक दूसरी बात ऐसे कहते हैं कि जो लोग हंसते नहीं, छोटी छोटी बात पर एक अपना मुरझा हुआ चेहरा लेकर बैठते हैं, तो ऐसे लोग जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। हमेशा अपयश उनके जीवन में आ जाता है, उनके सामने आकर बैठ जाता है अपयश, और जिसके कारण उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो चेहरा है, उनका जो विचार है, उनकी जो बात है, हमेशा चिड़चिड़े वाले शब्द बाहर आ जाते हैं। हमेशा भी चिड़चिड़ापन उनके नज़र में, उनके बात करते समय चिड़चिड़ापन दिखाई देता है। और इतना ही नहीं बल्कि वे हमेशा सामने वाले को डांटते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, झगड़े करते रहते हैं। ये जो है ये सब गुण हंसी ना होने की वजह से है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हंसते रहो। और क्या कहते हैं, देखिए एक किस्सा बताते हैं लेखक। देखो एक किस्सा है, शामत का मारा एक व्यापारी। शामत का मतलब होता है नसीब का मारा, भाग्य का मारा, है ना, जिसका भाग्य ठीक नहीं है ऐसा व्यक्ति। शामत का मारा एक व्यापारी शहर के चुनाव में खड़ा हो गया और चुनाव का परिणाम निकला तो पता चला कि कुल 3 ही वोट उसे मिले थे। अगले दिन जब बाजार खुला था तो व्यापारी की दुकान पर एक बड़ा सा नोटिस टंगा हुआ था, भाइयों क्या आप कृपा करके मुझे उन 3 बेवकूफ़ों के नाम बताएं जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं। तो देखिएगा कितना मतलब ये जो है पाठ हमें हंसते हुए कुछ देकर जाता है, और कुछ इसमें हास्य व्यंग की बातें भी है। कुछ उदाहरण हास्य व्यंग की ही उदाहरण इस लेखक ने उठाए हैं। एक जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति नसीब का मारा था और किसी समय शहर में जो चुनाव होते हैं, निवडणूक, मराठी में निवडणूक, जो चुनाव होते हैं, तो चुनाव में खड़ा होता है और
परिणाम आता है चुनाव का तो उसको कितने वोट मिलते हैं? 3 वोट मिलते हैं। तो 3 वोट मिलने पर वो दुखी होता है, वो नाराज होता है, या फिर किसी समाज में अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं है, ऐसा उसके मन में विचार है? नहीं, गलत। हंसते हुए वह दूसरे दिन क्या करता है कि वह जो व्यापारी है बाजार में खुलेआम एक नोटिस लगा देता है कि भाइयों मुझे बताएंगे कि ऐसे कौन 3 मूर्ख व्यक्ति है या फिर बेवकूफ़ व्यक्ति है जिन्होंने मुझे वोट दिए, है ना। मतलब मैं तो किसी लायक का भी नहीं था, जबकि मेरी इच्छा थी, इसलिए एक खड़ा रहना है करके खड़ा रहा, फिर भी मुझे किस ऐसे 3 पागलों ने वोट दिए हैं। तो ऐसे एक हंसते हुए यह लेता है, लेकिन ये दुखी नहीं होता, ठीक है। अब ये जो किस्सा है, यह किस्सा को क्या कहता है कि शहर हंस तो अब भी रहा था, लेकिन अब वह उस हारे हुए व्यापारी पर नहीं, उसके साथ हंस रहा था। शहर पूरा हंस रहा था, केवल उस व्यापारी को नहीं हंस रहा था, उस नोटिस को पढ़ते हुए हंस रहा था। उस नोटिस को पढ़ रहा था शहर पूरा, यानी पूरे लोग समाज के, कि यार ये नोटिस तो लगाई है कि कौन ऐसे 3 महामूर्ख है जिसने इनको बोल दिया था, और सब लोग हंसते थे। इसलिए इसके मन का भी दुख हल्का हो गया, सामने वाले भी हंस रहे थे, बस कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे एक उदाहरण है, देखिए बहुत सुंदर है। लॉर्ड जॉर्ज भाषण दे रहे थे। लॉर्ड जॉर्ज भाषण दे रहे थे, एक विरोधी बोलता है उनके भाषण देते समय। लॉर्ड जॉर्ज भाषण दे रहे थे, एक विरोधी बोलता है कि महाशय भूल गए क्या, आपके पूर्वज गदा गाड़ी चलाया करते थे? बिल्कुल नहीं भूला महाशय। लॉर्ड जॉर्ज हंसते हुए बोले, क्योंकि गाड़ी तो अब भी मेरे घर पर खड़ी है, गधा गायब था जो आज यहाँ पर मिला है। देखिएगा, लॉर्ड जॉर्ज जो है भाषण देते हैं, और भाषण के समय पर उस सभा में एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है और कहता है कि जॉर्ज साहब, क्या आपको पता है पुरानी बात कि आपके पिताजी या फिर आपके पूर्वज गधा गाड़ी चलाते थे? तो लॉर्ड जज समझो, देखिए कोई व्यक्ति भाषण देता है और बीच में कोई ऐसा बोलता है तो भाषण देने वाले को क्रोध आता है कि मेरा अपमान यहाँ पर हुआ, इस बच्चे ने क्या कहा। और ये कहते हैं कि उठ खड़ा होता है वह आदमी और कहता है कि आपके पूर्वज तो गधा गाड़ी चलाते थे। तो ये व्यक्ति, ये जो लॉर्ड जॉर्ज जो है, इन्हें बुरा नहीं लगता, बल्कि वे ये बात हंसने पर लेते हैं। देखिएगा कैसे लेते हैं। तो वे कहते हैं, हाँ मुझे पता है हमारे पूर्वज गधा गाड़ी चलाते थे, लेकिन गाड़ी आज भी मेरे घर पे है, और गधा बहुत दिनों से गायब था, अच्छा हुआ आज यहाँ पर मिला। मतलब वो सामने वाले को वो गधा करके फिर से वो बात हंसी पर लेते थे। मतलब उन्होंने अपमान समझ के नहीं लिया, बल्कि उस बात को वहीं पर फेर दिया, और सुकून सा दोनों को भी मिला। सब लोग हंसने लगे, मन पे कोई भी बात नहीं ली, कोई दुख नहीं हुआ, कोई उन्हें इस बात की लज्जा नहीं आई कि मेरा अपमान हुआ करके। ऐसा रहना चाहिए जीवन में, ऐसा निबंधकार कहते हैं कि हंसते हुए जियो, टेंशन मत लीजिए। देखो क्या होता है आगे। अब जो मैंने आपको समझाया वही है शायद, कि वह किस्सा तो आपने सुना ही होगा कि 2 प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रतिद्वंद्वी कीचड़ से भरी सड़क के किनारे की संकड़ी पगडंडी पर आमने सामने से आ रहे थे, और एक पास आकर गुर्राया, मैं दुर्जनों के लिए कभी मार्ग नहीं छोड़ता, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। दूसरे ने कहा और मार्ग दे दिया। कहिए तो और एक किस्सा बताते हैं यहाँ पर निबंधकार। बताते हैं कि एक कीचड़ से भरी हुई सड़क है। तो फिर ये जो सड़क है ये पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, तो ये जो किनारा है एक ही अच्छा था, जहाँ ये जो पगडंडी है, पगडंडी मतलब पैर पर चलने वाली, पैर से चलने वाला रास्ता। अब ये रास्ते पर भी पैर से चलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि पैर ही रख सकते हैं, ऐसा वाला छोटा सा रास्ता, उसे पगडंडी कहते हैं। क्योंकि पैर बाजू में रख दिया तो कीचड़ में चला जाएगा, इसलिए ऐसा रास्ता कि छोटा वाला जिस पर पैर रख सकते हैं, बाजू में इधर उधर रख दिया तो
पैर खराब होने की, या फिर वो भरने की, या फिर वो कीचड़ से भर सकता है। इसलिए जो छोटा वाला रास्ते पर पैर रख कर और आगे आगे चलते हैं तो वो पगडंडी होती है। तो कीचड़ से भरे हुए रास्ते के बाजू में एक पगडंडी थी। पगडंडी पर दो व्यक्ति, एक इधर से आया और एक इधर से आया, तो दोनों भी बहुत जोश में थे। तो उसमें से एक जो है बहुत अहंकारी था। वे कहता है, मैं दुर्जनों को रास्ता नहीं देता। अब हटना किसने है? समझो हट गए, किसी एक ने भी थोड़ा सा हट गए तो पैर भरने की संभावना थी। इसलिए सामने वाला कहता है कि मैं दुर्जनों को रास्ता नहीं देता। तो ये वाला जो व्यक्ति है, ये वाला जब कहता है कि मैं दुर्जनों को रास्ता नहीं देता, तो ये वाला व्यक्ति कहता है ठीक है, तो मैं दुर्जनों को रास्ता छोड़ता हूँ। बात क्या हुई? अब इसने समझो कहा कि मैं दुर्जनों को रास्ता नहीं देता, इसका मतलब इसको बुरा लगना चाहिए? नहीं, लेकिन आजकल लोगों को लगता है। लेकिन यहाँ पर निबंधकार कहते हैं बुरा मत लो, तुम भी उसी बात को ऐसे ही फेर लो कि उसे भी ऐसा लगे, या फिर उसे भी ऐसा ज्ञान हो कि मैंने इसको टीस देने वाली बात कही थी, ये नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, सामने वाला कहता है कि मैं दुर्जनों को रास्ता नहीं देता, और ये वाला कहता है कि ठीक है मैं देता हूँ, जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो जो है, ये जो सामने नीचे मुंडी करके ये तो चला गया, लेकिन इसके एक बात ध्यान में नहीं आई कि इसका कहने का मतलब था तू दुर्जनों को रास्ता नहीं देता, लेकिन मैं देता हूँ, चल तू ही दुर्जन है, निकल यहाँ से। ये उसका अर्थ हुआ। और ये बात इस व्यक्ति ने हंसते हंसते ले ली, और ऐसा लेकर कहते हैं कि हंसते हुए जियो, ज़्यादा मन पे बात मत लेना। लेकिन इसमें से जीत कौन गया? वो वाला जीत गया जो अभी यहाँ से गया था उस पगडंडी से? नहीं, ये जीत गया। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि ठीक है तू नहीं देता, मैं देता हूँ। इसका मतलब वही दुर्जन है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए और एक उदाहरण है, बहुत मज़ेदार उदाहरण है। सुकरात की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। एक दिन बकते झकते सुकरात की बीवी जब थक गई तो निर्विकार बैठे हुए सुनते पति के ऊपर एक बाल्टी पानी लाकर उलट दिया। सुकरात बोले ठीक है भाई, पहले बादल गरजे अब पानी बरसा। देखिएगा ये उदाहरण क्या है। सुकरात यानी कि सोक्रेटिस, सुकरात यानी कि सोक्रेटिस, हिंदी में सुकरात कहते हैं। सोक्रेटिस, ये तो सोक्रेटिस की जब जीवनी आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सोक्रेटिस को उसके घर में ही कितना विरोध था। अर्थात विरोध हम नहीं कहेंगे उसे, कि बीबी मियाँ में कभी भी नहीं जमती थी, है ना, हमेशा झगड़े, घर पे गए थे हमेशा झगड़े। तो सोक्रेटिस की पत्नी एक दिन इतनी बुराई हुई थी, एक दिन इतनी क्रोध में थी कि सोक्रेटिस को घर आते ही सोक्रेटिस को गालियाँ देने लगी, बड़बड़ 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 बकबक बकबक करने लगी। लेकिन वो बकबक केवल सोक्रेटिस ऐसे बैठे रहे और सुनते रहे शांति से। पूरी बकबक सुन ली, फिर भी सोक्रेटिस के मुंह में से कोई भी बात नहीं निकली। इसलिए उसके पत्नी को और भी गुस्सा आया। तो उसकी पत्नी ने क्या किया, बाल्टी भर पानी लिया और सोक्रेटिस के जहाँ पर बैठे थे वे शांत चित्त से उनके सिर पर डाल दिया, और पूरे पानी से अर्थात वो नहला गए, भीग चुके थे। तो सोक्रेटिस फिर से क्रोध नहीं हुए, बल्कि वे मृदु भाषा में कहते हैं, यानी कि बहुत ही कोमल भाषा में कहते हैं, अच्छा हुआ पहले बादल गरजे, है ना, बादल गरजते हैं ना, बाद में पानी बरसता है। तो वे कहते हैं बादल गरजना मतलब इसका बड़बड़ करना, पहले बादल गरजे अब पानी बरसा। फिर मतलब उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उन्होंने क्रोध नहीं किया, बात वहीं पर टाल दी, हंसते हुए टाल दी। फिर इसका भी झगड़ा शांत हुआ, क्योंकि इसने अपना जो खुन्नुस है उस बाल्टी के पानी के माध्यम से सोक्रेटिस पर निकाल लिया, और सोक्रेटिस के मन में जो उसके बारे में कुछ बुरा भी बुरा जो उनको लग रहा था, उन्होंने बुरा न मानकर या फिर दुख न मानकर या फिर अपमान न मानकर उन्होंने वह बात हंसी खुशी से उसको ऐसा उस बात को मोड़ दिया, उस समय को मोड़ दिया, ताकि उन दोनों में अब झगड़े भी नहीं हुए। इस प्रकार से बात को मोड़ देने से आपके घर में भी नहीं, बाहर भी, जब समाज में आप कहीं घूमते फिरते हैं तो वहाँ पर भी आपके किसी के साथ झगड़े नहीं होंगे। तो इसलिए निबंधकार कहते हैं कि हमेशा हंसते हुए रहेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे।
संत तुकाराम का एक बार घूमकर लौटे, संत तुकाराम महाराज, संत तुकाराम एक बार घूमकर लौटे तो हाथ में सिर्फ एक गन्ना था। क्रोध में उनकी बीवी ने गन्ना तड़ाक से पीठ पर दे मारा। गन्ना गन्ने के दो टुकड़े हो गए। तुकाराम बोलते हैं, ठीक किया भाग्यवान, यानी कि भाग्यवान, ठीक किया भाग्यवान, वैसे भी तेरे खाने के लिए मुझे इसके दो टुकड़े ही करने पड़ते हैं, है ना। कि एक बार क्या हुआ, संत तुकाराम महाराज कहीं बाहर चले गए थे और वहाँ से उन्होंने एक जो क्या कहते हैं उसको, ईख है ना, ईख उसका उदाहरण। अब ईख का मतलब होता है ऊस, ईख का मतलब होता है गन्ना। तो गन्ना लेकर आए थे और लंबा सा ऐसा गन्ना था, और उस गन्ने को देखकर उसको, अब पहले से ही बीवी यहाँ पर घर पे परेशान थी, तो शायद उसको क्रोध आया होगा, और इस संत तुकाराम महाराज के हाथ में ये गन्ना देखा, उसको गुस्सा आया, उनके हाथ का गन्ना छीना और पीठ पर दे मारा, उसके दो टुकड़े हो गए गन्ने के। वहाँ पर तुकाराम महाराज का अपमान हुआ। ऐसा उन्होंने मान लिया होता, समझ लिया होता, तो दोनों में और भी झगड़े हो जाते थे और समाज में और भी अपमान हो जाता था। जबकि तुकाराम महाराज ने इस बात को हंसते हंसते लिया। कैसे कि दो टुकड़े हो गए तो वे कहते हैं, अच्छा हुआ भाग्यवान, आपने इसके दो टुकड़े किए, वैसे भी तो आपको खाने के लिए, या फिर आपको खाने के लिए देने के लिए, खाने के लिए ये जो गन्ना देना था उसके मुझे दो टुकड़े ही करने थे, लेकिन पहले ही आपने करवा दिए। इतनी हंसी के माध्यम से ये बात लेते हैं और क्रोध को शांत कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर पाठ्यघटक है दोस्तों, ठीक है। और आगे देखेंगे हम।